नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव में जीत और सरकार गठन के बाद संसद का सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली। वहीं पीएम मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने सांसद पद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सभी को सांसद पद की शपथ दिलाई। ये तस्वीर आप देखिए, तो नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर सबका नाम अनाउंस किया गया, बुलाया गया। और अब आपको ये तीन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी सांसद पद की शपथ ली। कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। और एक बड़ा पॉइंट यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार हरियाणा का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। इसके पीछे कई कारण है, कई फैक्टर है। सबसे पहला कारण तो ये कि 2.5 से 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रतिनिधित्व के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या फिर कहें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हरियाणा पर भी पूरी तरह से फोकस किए हुए है। तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को लेकर भी एक विवाद बनता हुआ दिखाई दिया, जहां पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को बनाया जाना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ अब मसला कहीं ना कहीं 26 तारीख पर भी अटका हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष दांवपेच लगातार लड़ा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास आए। तो फिलहाल इस पूरे सिनेरियो को लेकर चर्चा हम करेंगे। और बड़ी बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में आपातकाल का भी जिक्र किया, संविधान का भी जिक्र किया। तो वहीं विपक्ष ने संविधान की कॉपी हाथ में पकड़ी, कॉपी को लहराया और सत्ताधारी दल से सवाल भी पूछा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की है और संविधान को बचाने की यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी। तो आपातकाल का जिक्र हुआ, संविधान का जिक्र हुआ, लेकिन सवाल यह है क्या यह बहस, क्या यह राजनीतिक लड़ाई सही दिशा में जा रही है और इस राजनीतिक लड़ाई का फायदा असल में मिलने किसको वाला है। यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात भी हो रही है। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। चर्चा इसी पर हम करेंगे कि राजनीतिक लड़ाई में कौन आगे है, कौन पीछे है। आपातकाल का भी जिक्र किया पीएम नरेंद्र मोदी ने और इसका जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए। हमारे साथ हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र दुहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शंभू भद्रा जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। भाई, आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, मोदी सरकार 3.0 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन घमासान देखने को मिला। विपक्ष हाथ में संविधान की कॉपी लेकर एक बार फिर से मैसेज पहुंचा रहा है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है। आपके हिसाब से ये राजनीतिक लड़ाई किस दिशा में जा रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उस पे अगर आप गौर करेंगे तो विपक्ष को 2 चीजों पे खास तवज्जो मिली कि 2 इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का नारा दिया। बड़ी बात ये थी कि बीजेपी की तरफ से जो बड़ा नारा दिया गया था कि 400 पार, लेकिन वो नारा अधूरा था कि 400 पार आखिर क्यों। पीछे के नारों पे गौर करेंगे तो वो नारा पूर्ण हुआ करता था कि अब की बार 400 पार जो इस बार का नारा था, उससे पहले का जो नारे हैं वो करीब करीब पूर्ण थे। लेकिन विपक्ष ने उसको भुनाया कि अगर 400 पार के नारे पे इसलिए मांग रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, और इस बात को विपक्ष की तरफ से पहुंचाने में कामयाब रहे। तो अब जब संसद का सत्र शुरू हुआ है तो उसमें विपक्ष को ये लगता है कि उनका जो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी जनता में कम्युनिकेट हुआ है। तो आगे हम ये कोशिश करेंगे संसद चलने के दौरान में कि देखिए, ये सरकार अगर कुछ भी करना चाहेगी तो हम कम से कम भी संसद में खड़े हैं और आपके संविधान को नहीं बदलने देंगे, संविधान पे कोई अटैक नहीं होने देंगे और इसीलिए आरक्षण भी खत्म नहीं होगा। तो वो इस मैसेज को आगे
देना चाहते हैं, आगे लड़ाई उसको जारी रखना चाहते हैं प्रतीक के तौर पे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री की तरफ से संविधान के तौर पे अभी आज आपातकाल का जिक्र किया गया कि जो आपातकाल है वो संविधान का उल्लंघन था, और इस फिर हम हमारी कोशिश होगी कि फिर देश पे ऐसा कोई माहौल ना हो कि कोई देश में कभी आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हुई। तो वो एक तरह से कांग्रेस पे अटैक था, और संविधान की जो बात करता था तो उनको एक आईना दिखाने का प्रयास था कि आप जिस संविधान की बात करते हैं आप संविधान को कुचल चुके हैं इससे पहले, तो इसीलिए आप ऐसी बात ना करें। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश थी। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष अपने तीर चलाते रहेंगे, और प्रधानमंत्री को, मोदी को और भाजपा को आगे चल के उसको एक बड़े रणनीति के तौर पे आगे आना होगा ताकि इसका वो काट कर सके। जी वीरेंद्र दोहन जी, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिनेरियो अब पल पल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लड़ाई एक बार फिर से संविधान के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। मुझे याद है लोकसभा चुनावों के दौरान भी लगातार संविधान का जिक्र किया गया था विपक्ष की तरफ से, और आज एक बार फिर से एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि संविधान के असली रक्षक हम हैं और आप भक्षक हैं। इस राजनीतिक लड़ाई में कौन आगे और कौन पीछे दिखाई दे रहा है? वीरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल जी वीरेंद्र जी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि संविधान के असली रक्षक हम हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि असली रक्षक हम हैं, तो इस राजनीतिक लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे? देखिए, ये इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो पिछला अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरा झटका लगा है, और उस झटके से उभरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नए तरीके से, नई नई योजना के तहत में काम करना पड़ रहा है। और उसी का नतीजा आज ये है कि विपक्षी दल, एक मजबूत विपक्ष संसद में देखने को मिला, और जो जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल इलेक्शन में उतरे थे या भारतीय जनता पार्टी को काउंटर कर रहे थे बार बार, संविधान बदलने की बात को लेके या आरक्षण खत्म करने की बात को लेके, आज उसका जो एक दृश्य है वो संविधान की कॉपी हाथ में लेके, और तमाम जो सांसद समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के, वो संसद में प्रवेश करते समय ही एक बात का अंदाजा हो गया था कि विपक्ष किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को किसी कोई भी मुद्दे को भुनाने का, काउंटर करने का पूरी तैयारी करके आया है। और आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। उसको जो कि उनके सांसद या मंत्री बार बार एक ही बात कहते थे कि हमें 400 सीट चाहिए, 400 पार सीटें चाहिए, क्योंकि हमें संविधान में कुछ बदलाव करने हैं। वो संविधान में बदलाव क्या करने थे, क्यों उन्होंने ये बयान दिए जिनके कारण से पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, और उसी बात को काट के तौर पे कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसको संविधान के जो मुख्य मुद्दा जो उन्होंने इलेक्शन में बनाया वो संविधान बचाने को लेकर बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह से काउंटर कर पाई है। जी, लेकिन मोदी सरकार के सामने, एनडीए के सामने आप सबसे बड़ी परेशानी क्या देख रहे हैं? क्योंकि जुलाई से मॉनसून सत्र की भी शुरुआत होनी है, कई विधेयक भी सरकार को पेश करने हैं, राज्यसभा में क्या चुनौती है और लोकसभा में अब क्या चुनौती आप देख रहे हैं? क्या बड़ी परेशानी नजर आ रही है? देखिए, पूर्ण बहुमत ना आना, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं हासिल करना एक झटका है। और जो उनके मुख्य मुद्दे जिनको वो विधेयक को पास करना चाह रहे थे, शायद उस पर कहीं ना कहीं संशय की एक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको एक बार फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। शंभू भद्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू भद्रा जी, मोदी सरकार के सामने, एनडीए के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या आप देख पा रहे हैं? और दूसरा पॉइंट मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही तकरार देखने को मिल रही है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर तो घमासान होना स्वाभाविक है। फिर एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे उसमें जेडीयू है, उनको उन मुद्दों को लेकर समर्थन पूरी, पहले तो लोकसभा। हेलो जी शंभू भद्रा जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। जी,
तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आपने पूछा कि मोदी सरकार को किस तरह की चुनौतियां आने वाली है या दिक्कत आने वाली है, तो जहां तक मेरा मानना है कि मोदी सरकार को इस तरह की कोई चुनौती नहीं आने वाली है अभी फिलहाल के लिए। क्योंकि जो भी अलायंस है, बेशक उनको बीजेपी को 240 सीट ही मिली हुई है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो अलायंस है वो प्री पोल अलायंस है, चुनाव से पहले के अलायंस है। जी और अलायंस में जो भी घटक दल है वो उनके लिए भी ऐसा कोई भागने का कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां पे कोई मौका है। और उनके जाने से भी विपक्ष को कोई सरकार बनती हुई नहीं दिखती है कि कोई अगर दो भी छोड़ के चला जाए तो इसमें बहुमत पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि सरकार को बहुमत के स्तर पे कोई परेशानी नहीं है, सरकार आराम से चलेगी। और उनके घटक दल भी, बीजेपी की जो 7 घटक दल है उसकी भी एक राजनीतिक मजबूरी है कि गठबंधन में बने रहे और सरकार को बेहतर तरीके से चलाने का एक संकेत दे। इसीलिए आपने मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे स्पेशल पैकेज हो या कोई डिमांड हो, किसी भी घटक दल से नहीं आई। ना तो टीडीपी ने ऐसी कोई बात की, ना ही जदयू ने ऐसी कोई बात की। तो जी दोनों ही दल से जो सरकार के तरफ से कोई परेशानी वाली चीजें नहीं है। तो मेरा मानना है कि अभी कोई इस सरकार को कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है, सरकार बहुमत में है। जी हाँ, विपक्ष के तरफ से लगातार मुद्दे उठाते जाते रहेंगे, जिसको कि सरकार को स्ट्रांगली सामना करना है उन उन मुद्दों का, क्योंकि विपक्ष जी एक मजबूत स्थिति में है। तो वो आपको बार बार, चाहे संसद में हो संसद के बाहर हो, वो काउंटर करेंगे। जो लोकसभा अध्यक्ष की बात आपने करी है और उपाध्यक्ष की बात करी है, जी तो अध्यक्ष मान लीजिए कि लोकसभा में निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के होंगे। और जो विपक्ष जो डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहे हैं, सरकार की कोशिश होगी कि डिप्टी स्पीकर भी सरकार के तरफ से ही, सत्ता पक्ष के तरफ से ही हो, विपक्ष के तरफ से ऐसा कोई ना हो। तो ये कोशिश करेगी सरकार कि ये हो सकता है कि स्पीकर अगर बीजेपी का कोई आदमी है तो डिप्टी स्पीकर कोई एनडीए का आदमी हो जाए। जी ये कोशिश कर सकती है सरकार, लेकिन विपक्ष को ये मौका आसानी से नहीं मिलने वाला है जी कि आपको डिप्टी स्पीकर का कोई पद मिल जाए। जी इतना जी उदार नहीं है ये सरकार। जी वीरेंद्र दुहन जी, इससे पहले थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं अब आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है सर? जी 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 वीरेंद्र जी, क्योंकि मैंने इससे पहले आपसे सवाल ये पूछा था कि सरकार के सामने क्या परेशानी है, लेकिन एक बड़ा पॉइंट ये भी है, जिस तरीके से विपक्ष एक बार फिर से लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, जबकि इस लड़ाई को इस नैरेटिव के सहारे विपक्ष जीत चुका है। ये नंबर गेम के आंकड़े ने बता दिया है। लेकिन अब भी इस बात का जिक्र करना कि आपातकाल आपने लगाया था, संविधान का गला आपने घोंटा था, क्या बीजेपी का ये सही पॉलिटिकल टैक्टिक्स है इससे निपटने का, कि विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है एक बार फिर से कि संविधान के भक्षक आप हैं, संविधान को बदलने जा रहे हैं आप, जबकि ऐसा हम होने नहीं देंगे? तो बीजेपी सही तरीके से लड़ाई लड़ रही है, इसका सही जवाब है ये? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद या मंत्रियों ने चुनाव के दौरान ये बोलना कि भाई हमें 400 सीट चाहिए और संविधान में हमने कुछ बदलाव करने हैं, और उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होना, आज बीजेपी के सामने इमरजेंसी के मुद्दे को उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और काउंटर करना भी चाहिए, बीजेपी ने किया भी, बिल्कुल सही समय पे काउंटर किया है। और लेकिन इसका लोगों में क्या असर, जनता में कितना असर हो पाता है इनकी स्टेटमेंट का, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद में लोगों में वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, और उसी का विपक्ष को भी कुछ मुद्दे हाथ लगते हैं, और उन्हीं का कारण है कि वो मुद्दों के कारण विपक्ष जो है आज मजबूत स्थिति में लोकसभा में पहुंच गए हैं। नहीं, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आप महंगाई की बात कीजिए, जी शंभू भद्रा जी, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आप महंगाई की बात कीजिए, रोजगार की बात आप कीजिए, आप सिलेंडर के दाम की बात कीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम की बात कीजिए, इस नैरेटिव में ज्यादा दम दिखाई देता है, या फिर आपातकाल का जिक्र करके एक नैरेटिव गढ़ देना, किस नैरेटिव में ज्यादा दम दिखाई देता है? भाई सरकार तो इस बात को समझ चुकी है ना कि उनका नैरेटिव लोकसभा चुनावों के दौरान कौन सा चला है और कौन सा फेल हुआ है, उसके बाद भी। देखिए, निश्चित रूप से जो विपक्ष की तरफ से लगातार महंगाई और बेरोजगारी और चीजें कर उठाई जाएंगी, ये मुद्दे तो शाश्वत मुद्दे हैं, ये मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, किसी की भी सरकार हो।
भाजपा भी विपक्ष में थी तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाया करती थी। आप भी जानते हैं कि जो जी। देश में अगर आप आंकड़े में जाएंगे तो आंकड़े, अगर आप 10 साल के आंकड़े देखिए तो महंगाई हमेशा रिजर्व बैंक का जो दायरा है 4 से 6% का, उसी बीच में रही है, थोक महंगाई और सीपीआई। हाँ, ये जरूर है कि खाद्य महंगाई जो उसमें से एक पोर्शन अगर लीजिएगा खाद्य महंगाई का, तो वो 9%, कभी 10%, कभी 11% तक पहुंची है, और खाद्यान्न की महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। और उसके पीछे सरकार के कारण से लेकर के ग्लोबल कारण भी है, बहुत सारे मतलब उसमें कारण है। सरकार खुद भी आपूर्ति सिस्टम को ठीक करे, केवल रिजर्व बैंक जी। के भरोसे ना रहे, तो महंगाई में कंट्रोल हो सकती है भारत में भी जो भी है। और उसके लिए उसको एक विपक्ष का दबाव रहेगा, ठीक है। कोशिश करेगी कि महंगाई को कम किया जाए। एक जो दोहन साहब कह रहे थे अभी थोड़ा सा, जो कि कभी भी बीजेपी ने कैंपेन के दौरान 400 पार के लिए कभी ये नहीं कहा था कि हम संविधान को बदलेंगे या हमें संविधान में कुछ बदलाव करने हैं। इस तरह की बात कहीं से कोई विपक्ष के किसी सॉरी सरकार के तरफ से, बीजेपी की तरफ से, किसी नेता की तरफ से कभी कोई किसी कैंपेन में नहीं कहा गया ठीक है। कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। सोशल मीडिया में ऐसे तर्क लगाए गए थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा विपक्ष की तरफ से ऐसी बातें कही गई थी, तो वो बातें सच नहीं है। ठीक है। 400 वो मांग रहे थे ताकि डिस्कर्स जो जो ठीक है, लेकिन 400 नहीं मिले और 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। संतोष ठीक करना है, पड़ा। ठीक है, ठीक है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम लगातार ये विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि एक बार फिर से ये घुमा फिराकर लड़ाई आपातकाल और संविधान के इर्द गिर्द आ गई है। लेकिन इस लड़ाई में आगे कौन है, पीछे कौन है और किसको कितना फायदा मिलेगा राजनीतिक तौर पर यह भी देखना होगा। तो संसद, शपथ और संग्राम, इन शब्दों को अगर आप गौर से समझेंगे तो एक पूरी कहानी है, एक राजनीतिक कहानी है, जिसमें नई संसद भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली आज, और लेकिन पहले ही दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही घमासान देखने को मिला। विपक्ष एक तरफ लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आया, संविधान का जिक्र किया, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संविधान बचाने की एक बार फिर से बात कही। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के सत्र शुरू होने से पहले संबोधित किया, आपातकाल का जिक्र कर दिया, और बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में लड़ाई होना शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हमारे साथ इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए, विश्लेषण करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र दुहन जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र दुहन जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल यहां पर यह है, अब भाई प्रोटेम स्पीकर को लेकर इतना घमासान हो गया है, विपक्ष हाथ में संविधान की कॉपी लेकर सड़क पर उतर आया, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कसम खाने लगा कि संविधान बचाने की ही लड़ाई है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर इतना बवाल हुआ है, तो अब फिर आगे कितना बवाल होगा ये तो समझने वाली बात है ही, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर। देखिए, स्पीकर का जो पद है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरे किसी भी दल के उम्मीदवार को वो ऐसा बनने का मौका देंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर, जैसा कि शंभू बत्रा जी ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का हो सकता है कि किसी एनडीए के घटक दल को ये मौका दिया जा सके, ताकि क्योंकि किसी पर दूसरे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी जेडीयू या टीडीपी के नेताओं को बार बार ये ऑफर दे रहे हैं कि आप लोग अपना उम्मीदवार उतारिए, लेकिन वो स्पीकर ना होकर डिप्टी स्पीकर हो सकता है, और दोनों पद एनडीए के पास रहेंगे। इसी में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हाँ, प्रोटेम प्रोटेम जो स्पीकर के पद को लेकर जिस तरीके का जो प्रदर्शन संविधान की कॉपी हाथ में लेके कर रहे हैं, निश्चित तौर पे विपक्ष जो है इस मुद्दे को किसी भी सूरत में ठंडा नहीं पड़ने देना चाहता, क्योंकि आने वाले 3 महीने के बाद कई स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, और उन इलेक्शन में भी इसी मुद्दे के साथ विपक्ष जाना चाहेगा। बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन आपको लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर जो लड़ाई चल रही है, ने मेरी बात को कोट करके बताया था कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने संविधान बदलने की कोई बात नहीं कही थी। तो शंभू जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरठ से जो सांसद हैं अरुण गोविल, उन्होंने बाकायदा अपनी चुनावी जनसभा में संविधान बदलने की बात कही। अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटका से आते हैं, उन्होंने संविधान बदलने की बात कही।
ज्योति मिर्धा राजस्थान से आती हैं, उन्होंने संविधान बदलने के कितने नेताओं के नाम है, लेकिन ये कोई ऑफिशियली बयान भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ना ही भारतीय भाजपा सरकार का था। लेकिन एक लोगों में एक कंफ्यूजन जरूर रहा जी। कि 400 सीट आएंगी तो ये संविधान में क्या बदलना चाहते हैं, क्यों इन्होंने ये ऐसी बात कही है। इसी संशय के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा और 240 पे सीटों पे सिमटना पड़ा। जी ठीक है। शंभू बसरा जी, एक आखिरी कमेंट, पूरा सिनेरियो कहाँ जाता हुआ आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ वीरेंद्र दुहन जी की बात का भी आप जवाब दीजिए। भाई ये बात तो तय है, ये बात तो एक सच है कि कई सांसदों के बीजेपी ने ये बात कही थी कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। देखिए, जो मुझे लगता है कि ये पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर टकराव जारी रहेगा, और संसद का सत्र जैसे जैसे दिन दिन आगे बढ़ेगा, हालांकि इस छोटे से सत्र में कुछ ज्यादा है नहीं करने के लिए, क्योंकि सब दिन कुछ न कुछ होने वाला है तो मुद्दों पे, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान विपक्ष हावी रहेगा और विपक्ष की तरफ से सरकार को हर उस पॉइंट पे गिरने की कोशिश की जाएगी जहां पर कि सरकार की जो कमजोर नसें हैं उस पे हमला होता रहेगा। जैसे आज ही धर्मेंद्र प्रधान जी जब शपथ ले रहे थे तो विपक्ष की तरफ से नीट नीट की आवाज आई। तो निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे उसको 5 दिन 7 दिन में ये मिलने वाला है, और उसमें विपक्ष हावी रहेगा। जो छोटा सा कमेंट मेरा यही है कि दोनों तरफ से संग्राम जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और सरकार भी अपना काम भी करेगी, विपक्ष भी अपना काम करता रहेगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, ओपिनियन रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए। तो पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि आज जिस तरीके से फर्स्ट डे फर्स्ट शो हुआ, लेकिन घमासान की वो तस्वीरें जो लगातार सामने आई, तो इससे एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में भी घमासान रुकने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ेगा ही। लेकिन राजनीतिक लड़ाई में कौन आगे है, कौन पीछे है, ये जनता को भी तय करना है।